हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस के 2 पार्ट में मैंने आपको वीडियो अपलोड करा दी है। उसमें आपने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस मैंने 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों को बताई थी। ठीक है, आज जैसे आपका चैप्टर का मैं फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर रही हूँ कम्युनिकेशंस का। तो देखिए उसमें आपका ओपन फर्स्ट चैप्टर बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस आपका दे रखा है। तो देखिए इंट्रोडक्शंस, कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शंस मैंने आपको बता दिए। स्टार्टिंग की वीडियो में ही आपको डिफाइन कर दिया है कि व्हाट इज कम्युनिकेशंस। देन इंट्रोडक्शन, देयर इज नो नीड टू इंट्रोडक्शंस अगेन, क्योंकि उसके बारे में भी हम प्रीवियस वीडियोज में आप लोगों को मैं आपको एलोबरेट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशंस भी आपका एक्सप्लेन हो चुका है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या था जो आपका इसमें देखिए पैराग्राफ वगैरह है जो भी है, कोई बात नहीं, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशंस। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशंस, क्योंकि कम्युनिकेशंस देखिए मैंने आपको पहले बताया कि कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, बस हम इतना जानते हैं कि टॉकिंग टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन वेदर ओरली और रिटन वे में, कि कम्युनिकेशंस आपको इतना ही पता था अब तक कि केवल 2 ही वे में हो सकता है, या तो वो ओरली होगा या रिटन वे में होगा। दैट इज द जनरल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर डिफरेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ अलग है बिल्कुल, और बहुत सारे कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन जो पढ़ते चले जा रहे हैं आपको पता चलेगा कि कम्युनिकेशंस क्या है, हम इसको कैसे करते हैं, इनका टाइप्स कौन सी थी। अब आपको पता चला टाइप्स कम्युनिकेशन, तो आपके जो नॉलेज में था कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन। बट जब मैंने आपको 5 टाइप्स करवाई तो आपको पता चल गया कि कम्युनिकेशंस की 5 टाइप्स होती है ना। तो वो सारी इंपॉर्टेंट हैं अच्छी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन अब जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चन भी आपको मार्क करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो सब अब है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब देखिए पेज नंबर 3, ओपन पेज नंबर 3, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको पढ़िए, मैं आपको 1 बाय 1, जो जिसके पास बुक नहीं है बुक खोल के बैठिए, शेयर कर लीजिएगा। Communication always has a purpose. In fact, the main purpose of all communication is the general welfare of an organization. कि communications का अपना एक हमेशा उद्देश्य होता है, ये तो बात सही है। बिना एम के हम communications कर ही नहीं सकते, चाहे वो हम गॉसिप के लिए करें, चाहे हम टाइम पास के लिए करें, लेकिन एक एम तो होता है ना। किसी से भी अगर हम बात करते हैं तो बिना एम के बात नहीं करते, चाहे हमें कोई टॉपिक पे बात करनी है या टाइम पास के लिए भी करना है, तो तब भी टाइम पास के लिए भी करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो सब्जेक्टिव बात करेंगे ही करेंगे, और नहीं तो जनरली में आपने आज क्या बनाया, आज आपका क्या प्लान है, तो यही बात करेंगे। लेकिन हर बात का कोई ना कोई एम जरूर होता है। तो कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनी एम, बिना एम के कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका कोई ना कोई जरूर उद्देश्य होता है। और जर्नल वेलफेयर, एक ऑर्गेनाइजेशंस में या इंस्टीट्यूशंस में एक जर्नल है, ये वेलफेयर यानी कि जनरली बात है कि कम्युनिकेशंस होना कंपलसरी है। दिस डिपेंड ऑन द वेल सेटअप एंड वेल वर्किंग ऑफ द डिफरेंट सिस्टम एंड फर्दर मोर देन दिस डिपेंड ऑन द स्किल्ड कम्युनिकेशन ऑन ईच एंड एवरी स्टेप्स। और यह जो डिपेंड करता है उसी तरह से डिपेंड करता है जैसे कि सेटअप, वेल वर्किंग और डिफरेंट सिस्टम, यानी कि जो डिफरेंट सिस्टम है यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके आधार पे, और इससे ज़्यादा यानी कि जो कम्युनिकेशंस का हर जो स्टेप्स होता है, यानी कि कम्युनिकेशन की जितनी भी टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं, और वो डिपेंड किस पर करता है, यानी कि जो सिस्टम पर है, जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उस पर वो डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन मीन्स कैसे कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब यहाँ पर हमारी और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि मैं कम्युनिकेशन स्किल या पीसी आपको
पढ़ाना है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसी तरह से जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट्स होती है वैसे ही कम्युनिकेशन होता है। Thus, communication is an organization is necessary for its day-to-day functioning। और इसीलिए जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशंस है उसमें जो है डेली के फंक्शंस करने के लिए, यानी कि डेली जो वर्क होते हैं उनको चलाने के लिए, उनको वर्क मतलब उनको करने के लिए कम्युनिकेशंस होता है, जो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, मतलब डे बाय डे जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। अनडाउटेडली इट कॉमन सेंस इज एट प्लानिंग स्टेज व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप एंड इट इज क्रूशियल फॉर रनिंग द बिजनेस। और ये कॉमन सेंस है कि मतलब जो है कि जब कभी मतलब जो कोई प्लानिंग, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो क्या करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो बिजनेस को लेकर होती है या किसी और वर्क को लेकर होती है। प्लानिंग तो उसमें क्या होता है, स्टेज बाय स्टेज प्लानिंग की जाती है और तब जो है वर्क होता है। कोई भी काम करे तो बिना प्लानिंग के तो होता ही नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, एक इंस्टीट्यूशंस को चलाना, तो ये कंपल्सरी है कि पहले प्लानिंग की जाए और प्लानिंग के बाद ही उस वर्क को आगे किया जाए। तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। एट द प्लानिंग स्टेज इंफॉर्मेशन इज नीडेड ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। और इसके लिए जो है क्या होता है कि जब प्लानिंग का स्टेज करते हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी कि किसी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, हमें सबसे पहले जो है इस मतलब उसमें बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट, बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स यानी कि जो दूसरे चरण होते हैं, स्टेप प्रोसेस होते हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। यानी कि जो प्लानिंग करना होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। फर्स्ट सीढ़ी से सेकंड, फर्स्ट स्टेप टू सेकंड स्टेप टू थर्ड स्टेप। क्योंकि बिना मतलब जो इसके और भी जो टाइप्स हैं स्टेप बाय स्टेप यूज किए जाते हैं। द फेरेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बीइंग अंडरटेकन, फाइनेंस इन्वॉल्व, मैन पावर रिक्वायर्ड एटसेट्रा। और इसके बाद ही जो है जो प्रोजेक्ट होता है अंडरटेकन, यानी कि उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और उस पर यानी कि उसमें जो फाइनेंस इन्वॉल्व होती है, यानी कि जो फाइनेंशियल और मैन पावर, यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स, जो लेबर, जहाँ पर मैन पावर का मतलब क्या हुआ कि लेबर वर्क। अब हम लोग भी तो मैन पावर ही है इस इंस्टीट्यूशन में, हम लोग लेबर नहीं खा रहे। मैन पावर का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैन पावर की तो ज़रूरत होती है, यानी कि लेक्चरर की ज़रूरत होती है। तो हम जो काम करें मैन पावर ही तो है, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो मैन पावर ही तो है। आप मतलब मनुष्य की शक्ति, और जब जिसमें एबिलिटी होगी, स्टैमिना होगा, वही तो पढ़ाने की वो हिम्मत रखेगा, है ना। तो ये मैन पावर ही तो है। मैन पावर जो है अलग अलग, मैन पावर की भी डेफिनेशंस अलग अलग होती है। मैन पावर जैसे कहीं लेबर वर्क होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो उनकी जो लेबर है वो मेन पावर है, ठीक है ना, वो मैन पावर है। क्योंकि लेबर में भी आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन में भी कितने सारे हमें जो है लेबर्स की ज़रूरत होती है। तो मैन पावर जो है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स, इट इज़ डिफरेंट, ये डिफरेंट होती है, बट मैन पावर होती है। क्योंकि मैन पावर का मतलब होता है कोई भी काम किसी मनुष्य के द्वारा कंप्लीट हो, दैट इज मेन पावर। At the execution stage, order are issued to the employee to start work। अब उसमें क्या होता है, जब कोई एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि जब किसी काम को लागू किया जाता है, स्टेज जो होती है जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, तो सबसे पहला क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की ऑर्डर होता है, यानी कि एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है ना। सबसे पहले जो भी कोई काम होगा उसके लिए फर्स्ट जो प्रायोरिटी जो चीज़ होती है वो होती है मैन पावर, यानी कि एम्प्लॉयज़। किसी भी काम कराने के लिए में सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को इशू किया जाएगा किसी भी काम को शुरू करने के लिए। द वर्कर्स आर मोटिवेट कंस्टेंटली, इन्वॉल्वेशंस, डिसिप्लिन, कल्टिवेशन, ऑल डिपेंड्स ऑन वेल कम्युनिकेशन। उसके बाद वर्कर्स को काम करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा, उनको मतलब शामिल किया जाएगा, डिसिप्लिन होगा। तो ये सारे जो हैं वेल कम्युनिकेशंस पर डिपेंड करते हैं, यानी कि जब आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल सही होगा तो ये सारे जो हमारे प्रोसेस हैं, ये जो स्टेप बाय स्टेप हैं,
ये वेल आपके एग्जीक्यूट होंगे, अच्छी तरह से लागू हो जाएंगे। Think of the assessment stage communication with various external and internal source to the assess of success of the project and the modifications there in for future plans। अब क्या होता है कि असाइनमेंट एज, असाइनमेंट जैसे आप लोगों को भी असाइनमेंट बनवाए जाते हैं, है ना। ऑफलाइन जैसे हमारी क्लासेज जैसे चलती थी तो उसमें मैं क्या करती थी, आप लोगों को असाइनमेंट भी बनवाती थी। उसमें 2 असाइनमेंट देती थी। असाइनमेंट क्या होता है कि कोई भी, अब आप देखेंगे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं तो उस सब में जो है आप लोगों के असाइनमेंट बनते हैं। अब मेरा क्या असाइनमेंट था, जैसे हमारा पीसी सब्जेक्ट होता है, ये आपका तो 2 असाइनमेंट हम देते थे कि एक तो दिवाली से पहले, एक दिवाली के बाद। लेकिन अब कोरोना की वजह से सब चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो गई हैं, तो असाइनमेंट में क्या होता था कि हम आपको एक भी टॉपिक, मतलब कोई सा भी टॉपिक दे देते थे। अब मान लीजिए सपोज क्लास में 50 स्टूडेंट्स, CS और इलेक्ट्रॉनिक्स के तो ज़्यादा ही होते थे, कंबाइंड क्लासेस चलती थी, तो क्या होता था कि हम ऐसे नहीं, अल्फ़ाबेटिकली नहीं, जो जिस सीट में अरेंजमेंट में बैठे हैं, क्योंकि एक असाइनमेंट 5 मार्क्स का होता था, 2 असाइनमेंट 10 मार्क्स के, तो वो भी हम आपके प्रैक्टिकल और सेशन में इंक्लूड करते हैं। उसमें क्या होता था कि अब जैसे स्टूडेंट्स बैठे रहते थे तो उनको उनके सीटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, नॉट अल्फ़ाबेटिकली कि ABC के नहीं, ग्रुप बना दिया 5, मतलब देख लिया कि एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स, 5 या 6, बस इससे ज़्यादा नहीं। 5 ऐसे स्टूडेंट्स को बना दे कि आपका एक ग्रुप है, दूसरा एक ग्रुप है, इस तरह से मैंने क्लास में ग्रुप बना देने थे। उसके बाद में जो हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक हैं उनको दे दिया कि आप इसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बल्कि इनमें जो है करंट प्रॉब्लम्स, अब जो अगर मेरा असाइनमेंट बनता तो वो जो करंट प्रॉब्लम है कौन सी है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो एट प्रेजेंट टाइम करूँ, तो यानी कि कम से कम 2 या 3 ग्रुप जो है कोरोना पे एक असाइनमेंट बना लेते हैं। कब स्टार्ट हुआ, कब से लॉकडाउन हुआ, इसके फ़ायदे नुकसान जो भी कुछ है सारा ही असाइनमेंट बनता है ना। और कोई प्रॉब्लम, अब इसकी वजह से देखो केवल कोरोना तो आ चुका, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम कितनी क्रिएट हुई है, इकोनॉमिक कंडीशंस, बेरोजगार हो गए सब, है ना। तो ये सब जो टॉपिक हैं, मतलब इसमें अलग अलग डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो एट प्रेजेंट अब आपका ऐसे आएगा बच्चों, हाँ ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, एट प्रेजेंट आपके ऐसे दोनों में ही आना है। तो ऐसे जो एट प्रेजेंट जो सिचुएशन चलती है उसी पर ऐसे 100% आता है। अब जो ये कोरोना है, कोरोना पे एक अच्छी तरह से ऐसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, या कोरोना से रिलेटेड जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस पर ऐसे तैयार कर लीजिएगा, 100% आता है। क्योंकि जो ऐसे आते हैं बच्चों, वो करंट टॉपिक पर आते हैं और करंट सिचुएशन जो उस समय देश में चल रही होती है उसी के बेस पर जो है हमारे ऐसे आते हैं। तो आपके 5 मार्क्स के दोनों के ही, मतलब 5 मार्क्स का ऐसे आएगा। तो इस तरह आप जो कोरोना पे है एक बहुत अच्छी तरह से ऐसे क्या इसके जी और जो फ़ायदे, मतलब यूज़ और मतलब इसके जो नुकसान हुए हैं हम लोगों को कितना ज़्यादा, तो वो सबके जितने भी, और जिस जहाँ जहाँ फाइनेंशियली है, इकोनॉमिकली है, तो ये सब आप लोग हैं अच्छी तरह से इनको लर्न कर लीजिएगा। तो ये आपका है ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, इन व्यू ऑफ द एबव कम्युनिकेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन एम एट सेवरल ऑब्जेक्ट्स लाइक। अब यानी कि जो कम्युनिकेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में इसके जो एम होते हैं और इसके ऑब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं। कैसे? इंफॉर्मेशन। इट इज़ ट्रू कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपको सेटअप करना है, स्टार्ट करना है, तो आप उसके लिए जो है आप जो क्या करेंगे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी आप देखिए आगे, अभी इसको जो मैंने पढ़ाया वो स्टडी करिए।
फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन व्हेन यू वांट्स टू स्टार्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस। ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, यदि आपकी कोई फैक्ट्री है या कंपनी है जिसमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो चीज़ें आप देखेंगे, तो उसके लिए ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको दिशा निर्देश देना। कोई भी काम करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। अब आप देख रहे होंगे मेरी हर वीडियो में मैं आपको जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है इंस्ट्रक्शंस देती रहती हूँ। मेंटेन करना है रजिस्टर, कैसे आपको काम करना है, तो बिना इंस्ट्रक्शंस के काम नहीं होता, क्योंकि जब तक हम आपको डायरेक्शन नहीं देंगे तो आप कैसे करेंगे। केवल पढ़ने से नहीं होता कि आपको हमने पढ़ लिया, अब सारा लेक्चर आपको बता, मतलब एक टोटल सब्जेक्ट, मतलब हम चैप्टर को विद इन 2 और 3 लेक्चर्स में एलोबरेट कर दें, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैम जो है क्या कह रही हैं। हमारा सब्जेक्ट है, हमें अब जैसे मैं इंग्लिश में मैंने पहले भी बता दिया था कि मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगी कि थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है और इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन का पोर्शन है, अगर फिर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो हम ये डायरेक्शन से तो दे रहे हैं, टाइम टू टाइम जब भी रिक्वायरमेंट्स होती है मैं तभी आपको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देती हूँ कि आप इसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। क्लियर है। एडवाइस एंड काउंसलिंग। अब एडवाइस एंड काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी राय भी लेना है। अगर कोई नया वर्क आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें एडवाइस और काउंसलिंग तो बहुत ज़रूरी है कि आपको लेना है। जिस काम को कि किसी व्यक्ति एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है तो आपको उससे राय लेनी चाहिए, उसके साथ काउंसिल करनी चाहिए कि हाँ भाई ये काम हम कैसे करें। ठीक है। अच्छा, परसुएशन, सजेशंस, एजुकेशन, मोटिवेशन, वार्निंग, रेजिंग मोरल्स, ये सब। तो ये सारी चीज़ें यही है कि राय देना, एजुकेशन, मोटिवेशंस, ये वार्निंग और रेजिंग मोरल्स, ये सारे जो हैं आपके ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। ठीक है ना। अब इनको इन्होंने एलोबरेट कर दिया, यानी कि अब इनको एक्सप्लेन कर दिया। जो पॉइंट्स थे पीछे, जो आप ये अबव पॉइंट्स दे रखे हैं, अब इनको आप इन्होंने डिटेल में किया है कि इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या मतलब होता है, जैसे फर्स्ट आपका, अब इन्होंने इंफॉर्मेशन किया। इंफॉर्मेशन जानकर। अब डिफरेंस इसके अब मेन क्या है कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव, मैं पूरा डिटेल में नहीं, जो शॉर्ट में है वो बता देती हूँ। ठीक है ना, बाकी तो आप पढ़ लेंगे। जो आप मुझे लगेगा कि टिपिकल है और लाइन टू लाइन में उसको एक्सप्लेन करूँगी, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन आपको करा है ना। तो अब आपका जैसे देखिए, अब इसमें क्या है कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स आर वेरी वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड वेलफेयर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन समझाया था। इंटरनल कम्युनिकेशन मीन्स आंतरिक और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज बाह्य। अब यानी कि बाह्य इंफॉर्मेशन, यानी कि जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो इंफॉर्मेशन है, लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अब कोई भी अगर काम करने जा रहे हैं, हम कोई भी चीज़ को सेटअप करने जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें उसके बारे में जनरली जो इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो इंटरनल नहीं मिलेगी। इंटरनल तो आप खुद करेंगे, लेकिन आपको उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए, वेल एग्जीक्यूट करने के लिए, सेटअप करने के लिए आपको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाहर का मार्केट भी तो देखेंगे आप कि बाहर के मार्केट में क्या इस चीज़ है, जो हम कोई भी, मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी आप पहले सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। मान लीजिए आप एक कुकर बनाने की फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, तो ये भी तो देखेंगे कि आपके एरिया में इसकी कितनी शॉप्स और हैं, और आपके मार्केट, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी खपत हो सकती है, यानी कि कितना प्रोडक्ट आपका सेल हो सकता है। तो इस चीज़ की सब चीज़ें जब ले लेंगे, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन आप ले लेंगे, तभी आप जो है अपना वर्क अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यानी कि वो होती है एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन था, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। तो ये डिफरेंस जो है इंटरनल और एक्सटर्नल, इसको डिफरेंस को आपको समझना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये अब ये इंफॉर्मेशन में आ गया है, पीछे हमने प्रीवियस चैप्टर में कम्युनिकेशंस में पढ़ा है। तो आपको डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज इंटरनल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जब आप इनके डिफरेंस को समझ जाएंगे, तब आप कहीं भी कोई गलती नहीं करेंगे।
अब उसमें फर्स्ट है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रोडक्ट एंड द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट मार्केट। जो मैं अभी आपको एग्जांपल देने जा रही थी वही बात है कि कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि उस चीज़ का आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, मार्केट के बारे में पता होनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट के बारे में पता होनी चाहिए, कितना मार्केट मतलब कितना प्रोडक्ट एक टाइम पे आपको बनाना है और कितना आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड देयर क्रेडिट पॉलिसीज। अब सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आपकी यानी कि जो है आपकी जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है यानी कि आप में जो योग्यता है क्रेडिट की जो है योग्यता आपके अंदर है वो, और वेरियस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि कोई भी देखो बच्चों काम कोई भी हम करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए उसमें क्या होता है कि फाइनेंशियली हमें कहीं ना कहीं कुछ हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि किसी के पास चाहे कितना भी पैसा होगा, कोई एक स्टार्ट करने जा रहा है तो उसको थोड़ा बहुत लोन तो ले दिखाना ही पड़ता है, नहीं तो इनकम टैक्स का होता है, सब जानते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि सबसे पहले ये देखना अगर हम कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो बेटा और कुछ भी छोड़ो, सबसे पहले तो पैसा हाथ में चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो फिर क्या तो आप प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या कुछ करेंगे। जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप आगे स्टेप उठाएंगे। तो फाइनेंशियली भी देखना होता है कि हम जो है हमारे जो मान लीजिए हमें पैसा लगाना है, मतलब हमारे पास 25-30 लाख रुपए हैं लगाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, हमें मालूम है कि इतना ही पैसा और लगना है, यानी कि कोई प्रोजेक्ट अगर हम शुरू करें वो 50 लाख का है तो 50 लाख में से कम आधा पैसा यानी कि 25 लाख आपके पास अपने पास होना जरूरी है, तभी आप उसके बेस पर 5 लाख का लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा उसका भी प्रोसेस आज की डेट में है, लेकिन वो है उसके प्रोसेस अलग अलग है, तो वो आपके लिए ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से भी आपको कांटेक्ट यानी उस बारे में भी आपको जानकारी होनी जरूर चाहिए, और देयर क्रेडिट पॉलिसीज, और उनकी जो पॉलिसीज़ है ना, डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है लोन्स की, डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है कि आप कैसे उसको पे करेंगे, ठीक है ना, आप उसको कैसे उतारेंगे, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सही कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स कच्चा माल, आपको उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई कच्चा माल कहाँ से मंगाना है, और आप लोग जो आपके इसी में जो है आपके पीसी में है आपका, मैंने बताया था कि इसमें आपका है सिलेबस उसमें कि कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है लास्ट में चैप्टर है संविदा निविदा एंड दरामंत्रण, तो वो चीज़ वहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो वो यानी कि आपको इसमें रॉ मटेरियल्स के बारे में आपको कोटेशंस लेनी होती है। अब कोटेशंस लेनी आपको क्या होती है बच्चों की, क्या फर्स्ट ईयर में है रॉ मटेरियल्स के लिए, क्योंकि जब कोई एक बड़ा प्लांट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है हमें जो जैसे रॉ मटेरियल्स चाहिए। अब ये तो होता नहीं है कि मान लीजिए कि आपने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है, मान लीजिए हम कुकर बनाने के लिए भी कह रहे हैं कि हमें कुकर बनाने के लिए चाहिए, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, एल्युमिनियम शीट्स, है ना, एल्युमिनियम शीट्स चाहिए हमें उसके लिए, एल्युमिनियम शीट से ही वो कुकर बनते हैं आप लोगों के, वो गेज सिस्टम अलग अलग होता है। तो उसमें क्या होता है कि अब एल्युमिनियम्स की जो शीट चाहिए उसकी अलग अलग जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है जहाँ पर वो बनती है, हर एक के रेट्स अलग होते हैं। तो क्या करते हैं बड़े उसमें व्यक्ति क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब हमें मान लीजिए हमें वो एल्युमिनियम शीट्स लेनी है, तो हम क्या करेंगे अपने एक व्यक्ति को, जिसको हमने मैन पावर तो अपॉइंट कर ली, क्योंकि बिना मैन पावर अपॉइंट करे हम आगे कोई भी जो है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट हमें जो है जगह पर प्लेसेस पर मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। जो फैक्ट्री लगा रहा है वो सारे काम अकेले खुद नहीं कर सकता, तो वो एक अपनी फैक्ट्री में से एक जो रिस्पॉन्सिबल बनता है, मतलब जो पर्सन है, उसको क्या करेंगे मार्केट में भेजेंगे, कहेंगे आप कोटेशंस लेकर आइए। कोटेशंस क्या होता है, यानी कि आप जो है दर आमंत्रण, यानी कि जो इससे बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं उनके रेट लेकर आएंगे। वो फैक्ट्री शामली है मुरादाबाद में, मुरादाबादी बर्तनों की वो मतलब खास अच्छे बर्तन मिलते हैं, लेकिन ये जो फैक्ट्रीज होती है जहाँ से वो आता है वो अलग अलग जगह है, तो वो वहाँ पर जाएंगे मार्केट में और हर इस मतलब जगह पर जाकर उनकी रेट लिस्ट लेकर आएंगे, यानी कि उनकी कोटेशंस लेकर आएंगे कि
उनका एक फैक्ट्री में मान लो किस उससे दे रहे हैं, दूसरा कौन से उस पे दे रहा है, और सब में डिफरेंस होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब मिलता है। अब वो जब कोटेशंस लेकर अपने ऑनर्स को देंगे तो वो क्या करेंगे, अब उसमें से वो उसका क्या कहते हैं कोटेशंस का उसको आप उसका यानी कि एनालिसिस करेंगे, यानी कि निरीक्षण करेंगे अच्छी तरह से, और फिर क्वालिटी वगैरह सब कुछ देखी जाती है, क्वालिटी वगैरह हर चीज़ देखी जाती है। उसके बाद में ही वो डिसाइड करेंगे कि हमें जो कॉन्ट्रैक्ट करना है वो किससे करना है, हमें किस कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट, हमें टेंडर यानी कि हमें डील करनी है और उससे मटेरियल मंगाना है। तो इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आप रॉ मटेरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द चेंजिंग पॉलिटिकल सीन्स विच कैन हैव एन इफेक्ट ऑन द प्रोडक्ट पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि अब हमें जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर भी, यानी कि गवर्नमेंट के, क्योंकि देखिए हम कोई भी काम करें चाहे वेदर इट इज़ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट के अंडर में चलेंगे ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी अब आप कहीं थोड़ी ना कि जहाँ आपके पास रहते हैं और आपने देखा कि रेजिडेंशियल एरिया है, बीच में अच्छा खासा प्लॉट है, वहाँ पे फैक्ट्री लगा लेंगे, नहीं लगा सकते। रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी इस तरह की फैक्ट्री अलाउड नहीं है ना। तो ये हम जानते हैं, ये रूल किसने बनाया, गवर्नमेंट ने। तो हमें जो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले हमें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए कि जिस ज़मीन पर हम बनाने जा रहे हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं है। रेजिडेंशियल एरिया में तो नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया से बाहर है। अब जो कोई भी फैक्ट्री होती है आपको मालूम है कि तो फैक्ट्री तो देखो उसमें मतलब खतरनाक भी होती है और सब कुछ होता है, तो वो ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशंस आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकल सीन्स पता होने चाहिए, और आपका जो है ऑर्गेनाइजेशंस की जो यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की जो पॉलिसी है प्रोडक्ट की है उन पर उन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो पॉलिसी है आपका जो प्रोडक्ट है इन सब चीज़ों का, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस का इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉलिटिकल सीन्स, इन सबको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिना टैक्स के कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता है ना। ISI जो प्रोडक्ट है आपका चैप्टर भी है बच्चों बाद में, वो अलग उसमें है, तो उसमें ISI मार्क लगाकर जो है प्रोडक्ट को, यानी कि एक गवर्नमेंट की हमें सील मिल जाती है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमें जानकार मतलब वो मिल जाती है, मार्क मिल जाता है, और जिसके बेस पर हम अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये सब पता होना जरूरी है। इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवर्टाइजिंग मीडिया, देयर एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, रिलेटिव्स, मेरिट्स एंड एक्सपेंस इन्वॉल्व इन एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब सबसे बड़ी बात एडवर्टाइज इट इन प्रेजेंट टाइम, एडवर्टाइज इज द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए लाइफ, समझ लीजिए, या ऑफ फॉर ए बिजनेस। बिना एडवर्टाइजमेंट के जो है आपका मार्केट में प्रोडक्ट को लाना, इन लॉन्च करना मुश्किल नहीं, मतलब इम्पॉसिबल है ना। नहीं वो तो छोड़ो, अब देखो एडवर्टाइजिंग, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अब जब तक एडवर्टाइजिंग नहीं होगी तो मार्केट के में तो पता कैसे चलेगा कि आपका प्रोडक्ट आ रहा है। और हम इसको बारे में जो चैनल है हमारा मीडिया चैनल, इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है ना। रोल ऑफ मीडिया, ये ऐसे में भी आता है, रोल ऑफ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, इस तरह से मीडिया से रिलेटेड भी कोई टॉपिक पर ऐसे आ जाते हैं। तो वो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे मार्केट प्रोडक्ट का एडवर्टाइज नहीं होगा तो मार्केट में कौन खरीदेगा, किसको पता चलेगा। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, कौन सी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को हम अडॉप्ट करें इस चीज़ के लिए, जो हमारे मार्केट जो प्रोडक्ट है उसके लिए वो जो है एडवर्टाइजमेंट करें। आजकल हम देखते हैं कि कोई भी अगर न्यूज़ देखें, आजकल हमारे पास तो है ही साधन, सबके घर में टीवी है और सब देख रहे, सब जो है सेटअप बॉक्स लगे होते हैं, और कोई भी प्रोग्राम देखें, अगर कोई 30 मिनट्स का प्रोग्राम है तो मान लीजिए 15 मिनट्स का प्रोग्राम होगा और 15 मिनट्स के ऐड हैं, तो वो ऐड क्या है, वही उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, स्पॉन्सर। तो ये चीज़ है, तो ये सब हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी जरूरी है।
information about the latest development in the field of science and technology in order to modernize and improve the product. Latest technology, सही बात है कि जब कोई काम है, कोई भी काम करने के लिए आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसके द्वारा हमारा काम बहुत अच्छी तरीके से कम समय में और अच्छी उसमें हो सकता है। तो हमें इसके बारे में भी बहुत जानकारी लेना, मतलब इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट और इम्प्रूव हो सके। In addition to the above, the information given to the employee of the organization during the working time internally, यानी कि ये सब जो चीज़ें बताई जा रही हैं, यानी कि इसमें हमारे जो वर्कर्स हैं उनको हमें इन चीज़ों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। मैन पावर जो हमारी लेबर है, इन सब की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। नीचे जो दे रखी है वो सारी चीज़ें पढ़ लेना, मेन पॉइंट सारी वही दे रखी है कि आपका इसमें डिज़ाइन मेकिंग पावर है, पॉलिसीज़ एक्टिविटीज़ हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो ऊपर बता दिया गया, मैंने आपको बताई ना, वही चीज़ें नीचे हैं, तो वो सब आप कर देंगे। अब सेकंड है ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस। ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, अब जैसे कि वर्ड शोज आपको करा कि ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन इन एन authoritative post of subordinate order from of the work downward flow communications usually directly somebody। हाँ, यानी कि ऑर्डर, अब ऑर्डर देखो, ऑर्डर वर्ड से क्या पता चलता है, जब हम ऑर्डर वर्ड यूज करते हैं तो ऑर्डर अलग अलग डिफरेंस उसमें यूज होता है। एक ऑर्डर तो यानी कि किसी को ऑर्डर देना, आदेश देना, ठीक है ना, आदेश देना कि ऑर्डर दे दिया, है ना। अब ऑर्डर ज़्यादातर सर्वेंट को उसके ऑनर देते हैं, वहीं पर आदेश दे जाते हैं, बाकी और जगह नहीं। अगर हमें भी आपसे कोई काम है तो हम भी इसको बोलेंगे प्लीज़ बेटा ये तो कर दीजिए, ठीक है। ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर का होता आने जाने का। क्लास में कुछ स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनको ऑर्डर दिया जाएगा प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम द क्लास एट वंस, है ना, लीव द क्लास एट वंस। इस तरह वो होता है ऑर्डर, जो जिसमें कि एक प्रेशराइज, मतलब प्रेशर से दिया जाता है ना वो। लेकिन दूसरा ऑर्डर होता है, ऑर्डर यानी कि किसी माल को मंगाने के लिए ऑर्डर देना, यानी कि एक सूची, मतलब उनको देना, लिस्ट देना कि हमें ये मटेरियल्स आपकी शॉप से चाहिए। पीछे मैंने बुक्स का आपको समझाया था बहुत अच्छी तरह से, आप लोग सब बैठे हुए थे कि ऑर्डर लेटर जो होता है, मतलब उसमें भी कि हम करते हैं तो ऑर्डर या तो हम अपने सबऑर्डिनेट जो हायर, जो मैंने आपको बताया ना, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टू अपवर्ड कम्युनिकेशंस, और जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में तो जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को तो ऑर्डर देंगी कि देखिए अपनी फैक्ट्री के लिए अब आप इतना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, तो वो अपने सबऑर्डिनेट को देंगे, सबऑर्डिनेट जो है उस ऑर्डर को प्लेस करेंगे। जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, मैन पावर चाहिए, वॉट एवर द रिक्वायरमेंट इज, जो भी रिक्वायरमेंट्स है तो वो ऑर्डर दिया जाएगा कि कोई भी दे सकता है जिसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे कि ऑर्डर प्लेस करना फॉर मटेरियल। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शंस दिशा निर्देश देना, सीधी सी बात है, इंस्ट्रक्शन देना कि उस काम को कैसे करना है। और इस चीज़ के लिए बच्चों आपका जो आगे चैप्टर है आपके सिलेबस में बहुत अच्छी लीडरशिप एंड सुपरविज़न है, और भी आपके आगे दे रखे हैं जो है कम्युनिकेशन में, आपके में नहीं, मतलब अभी तो फिर कंबाइन चल रहा है, तो आगे जैसे भी है कि ऑर्डर जो उनको दिशा निर्देश देना, क्योंकि एक गाइडलाइन ज़रूरी होती है। गाइडलाइन बहुत जरूरी होती है बच्चों, काम करने के लिए गाइडलाइन जरूरी होती है, बिना गाइडलाइन के वर्क नहीं होता। गाइडलाइन देना बहुत जरूरी होता है। बिना गाइडलाइन के अगर मैं आपको सब्जेक्ट का, मैं जैसे हम लोग चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस हैं चल रही हैं, तो गाइडलाइन मैं देती रहती हूँ, अगर वो ना दूँ तो आपके समझ में नहीं आएगा कि हमें इस वर्क को करना कैसे। तो गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होती है, तो वही इंस्ट्रक्शंस होती है कि किस काम को हमें कैसे करना है, तो उसकी गाइडलाइन दें।
और इसमें और इसमें जो है आपका वही कि आपको काम कैसे करना है। ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस में भी रिटन और ओरल, यानी कि ये रिटन में भी हो सकती है और ओरल में भी हो सकती है। रिटन में और ओरल में क्या फ़र्क, अगर ऑफलाइन होती तो मैं आप लोगों से पूछती कि रिटन और ओरल में क्या डिफरेंस है, मतलब इन्होंने दोनों बातें क्यों कही। इसलिए कही स्टूडेंट्स की बात तो बहुत छोटी है लेकिन इसको समझना भी जरूरी है। क्यों? रिटन और ओरल में देखो यहाँ पर जो मेन चीज़ जो हमारी यानी कि जो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई कि रिटन और ओरल कहाँ काम करता है। ओरल तो वहाँ पे कि जब हमें कुछ ही लोगों को, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को कोई हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है तो हम ओरली देते हैं। लेकिन रिटन का जो प्रोसेस है वो वहाँ पर होता है जब हमें एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को हमें जब देनी होती है तो हम क्या करते हैं, सर्कुलर लेटर का यूज़ करते हैं। यानी कि सर्कुलर आपने देखा जब क्लासेस अगर हमारी ऑफलाइन चलती तो जैसे छुट्टी होती है या कोई मीटिंग होती है तो उसके लिए जो हमारी जो दीदी बैठी हुई है तो वो क्या एक सर्कुलर लेकर आती है, यानी कि जो प्रिंसिपल सर ने सर्कुलर को निकाला है कि अब भाई क्लास टू क्लास जाइए, हर लेक्चरर के साइन ले लीजिए, यानी कि ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देनी है। तो स्टूडेंट्स कितने हैं, पॉलिटेक्निक के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो ये होता है यही फर्क होता है रिटन और ओरल में। रिटन कम्युनिकेशंस वहाँ चलता है जहाँ पर हमें ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और ओरल तब चलता है जब ओरल कुछ ही लोगों को हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है या इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। एडवाइस एंड काउंसलिंग। थर्ड इज एडवाइस and counseling. Advice and counseling. अब देखो बच्चों, एडवाइस यानी कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन है कि जब आपको गिविंग एंड सीकिंग एडवाइस, यानी कि एडवाइस देना और उसको खोजना, कि मतलब दोनों ही चीज़ें कि उसके बारे में जानकारी भी लेना और देखना, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जानकारी जो होती है फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव होती है, तर्क पर आधारित होती है ना, तो इसीलिए। बट एडवाइस सिंस इज इन्वॉल्व पर्सनल ओपिनियन इज लाइकली टू बी ऑब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव होती है क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा ही तो मिलेगी आपको इन्फॉर्मेशन जो है किसी से लेना है, हमें कोई जानकारी हमें लेनी है तो ये पर्सनली भी हो सकती है, किसी से पर्सनली एडवाइस लेनी है अगर हमें तो किसी से हम पर्सनली एडवाइस ले लेंगे। हाउएवर एडवाइस इज गिवन टू हिम आइदर इन्फ्लुएंस हिज ओपिनियन और हिज बिहेवियर, उसके वो जबकि वो उसके प्रभाव पर और उसके बिहेव पर निर्भर करती है, यानी कि जो उससे आप एडवाइस ले रहे हैं वो आपको सही एडवाइस दे रहा है, उसका बिहेव सही है। कई बार ऐसा होता है कि एडवाइस देने के लिए भी कई अगर मान लें हम ऐसे अनएक्सपीरियंस पर्सन से पास चले जाएं जिसको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो भी क्या है हमारा नुकसान हो सकता है। कहते हैं राय भी लेनी चाहिए तो उस व्यक्ति से लेनी चाहिए जो कि राय देने के काबिल है। हर एक राय देना भी हर एक किसी के काम बस का नहीं होता है, क्योंकि राय जो मांग रहा है तो इसका मतलब है कि जो उसको आप सजेशंस देंगे यानी कि उस पर उस व्यक्ति का टास्क निर्भर करता है, सामने जो आपसे मांग रहा है। अगर आपने गलत उसको एडवाइस दिया है तो उसका काम गलत हो जाएगा, अगर आपने सही राय दी है तो उसका काम सही हो जाएगा। तो ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है जिससे आप एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि कुछ हमें माइंड में बातें रखनी चाहिए कि जब हम किसी से एडवाइस लेने जाएं तो वी शुड रिमेंबर सम पॉइंट्स इन आवर माइंड। द एडवाइजर शुड बी हैव अ फ्रेंड एटीट्यूड सो दैट द रेसिपिएंट इज नॉट मेड फील इन्फीरियर। सबसे बड़ी बात वही जो मैं आपको बता रही थी कि जब भी राय ले यानी कि हमारी राय देने वाले व्यक्ति हमारा फ्रेंड होना चाहिए, मस्ट बी आवर फ्रेंड, क्योंकि एक मित्र ही सही राय दे सकता है, क्योंकि एक राय से एक तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें नहीं होगा। मान लीजिए अगर हम अपने फ्रेंड से ही ये कहें कि आपसे जो है हम राय ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यानी किसी फ्रेंड से, तो फ्रेंड्स हमें सही राय दे क्योंकि वो जानता है, क्योंकि ना तो वो आपके वर्क से
जेलस होगा, ना उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। क्योंकि ऐसा होता है अगर हम किसी और से राय लें तो कहेंगे अच्छा ये तो मेरे से बड़ा काम कर रहा है, इसको तो राय ऐसे दूंगा कि इसका काम खराब हो जाए। लेकिन फ्रेंड कभी इस तरह की राय नहीं देना चाहिए, नहीं होता है। तो इसलिए हमारे जिससे मिले तो शुड बी योर फ्रेंड। नेक्स्ट है आपका द एडवाइजर शुड कीप इन माइंड द वर्क हैंड एज वेल एज द मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन ही इज एडवाइजिंग। सबसे बड़ी बात दूसरी कि उसकी मेंटल सिचुएशंस भी देख लेनी चाहिए, हमें उसकी मेंटल सिचुएशन पर भी देखना चाहिए कि फ्रेंड्स तो हो, लेकिन फ्रेंड्स होते हैं ठीक है, लेकिन हर फ्रेंड्स इंटेलिजेंट नहीं होता, ठीक है ना, हर फ्रेंड इंटेलिजेंट नहीं होता। उसमें क्या होता है कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि ठीक है आपके अच्छे खासे फ्रेंड है, बचपन से आप लोग साथ रह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसी बात होती है कि वो आपको देखकर खुश नहीं होते या आपके काम से खुश नहीं होते, या इंटेलिजेंसी में आपसे भी वीक है ना। अब जैसे आपका फ्रेंड्स का ग्रुप होता है तो क्या सारे ही A1 स्टूडेंट्स आपके यानी कि सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का ग्रुप है? नो। क्योंकि देखिए चाहे आपका कोई कितना भी फास्ट फ्रेंड हो, लेकिन जब आप एग्जाम्स देते हैं तो अपनी ओन एबिलिटी पे आप एग्जाम्स देते हैं, और चाहे आप दोनों एक दूसरे को समझते कि वो मेरे से सुपीरियर है, मैं उससे सुपीरियर हूँ, बट जब प्रेजेंट आपकी जो परसेंटेज आती है वो पता चल जाता है कि पता चला कि जिसको आप अपने से कम समझते हैं उसकी परसेंटेज आपसे ज़्यादा है, आइए अगर आपकी कम आ गई तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मेंटली सिचुएशंस भी हमें देख लेनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की मेंटल सिचुएशन कैसी है, क्या वो इस योग्य है, इस बातों को समझ सकता है या हमें इस चीज़ में राय दे सकता है। तो ये सब भी हमें देखना बहुत जरूरी है। इफ पॉसिबल द रेसिपिएंट शुड बी गिवन द फ्रीडम ऑफ रिएक्ट सो दैट इट कैन बिकम अ टू-वे कम्युनिकेशंस। यानी कि जिससे राय ले रहे हैं तो वो रिएक्ट कैसे करता है, एकदम से रिएक्शन क्या होता है, एक्शन अगेंस्ट वो, यानी कि रिएक्शन क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, है ना, कि रिएक्ट कैसे करता है, वो आपकी बातों को सुनता है तो उसमें वो क्या रिएक्ट करता है, यानी कि क्या वो अपनी फीलिंग्स को शो करता है, जिससे कि यानी कि टू वे कम्युनिकेशन आसान हो जाए। पहले उसका रिएक्शन, उसके बाद में कम्युनिकेशन आसान हो जाए। Advice should not be given to a person to make him feel conscious of this inferior knowledge of skill। जो मैं आपको समझा रही थी, जिस व्यक्ति के सामने वाला व्यक्ति यदि आपसे कॉम्पिटिशंस रखता है, आपसे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स रखता है अपने आप में या आपको, तो ऐसे व्यक्ति को हमें इग्नोर कर देना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि उससे ना लें। इफ़ द एडवाइजर एज्यूम्स अ पैट्रोनाइजिंग टोन द अदर पर्सन बाउंड टू रिसेंट इट। यदि किसी की जो उसकी टोन होती है, यानी कि वो पैट्रोनाइज यानी कि वो आप में भेदभाव करता है ना, मतलब उसको मतलब ये होता है, मैं जब पीछे भी बता चुकी हूँ, अगर वो आपके काम से खुश नहीं है, जेलस करता है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स रखता है, तो वो क्या करेगा, आपको सही गाइडेंस नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमें ऐसे व्यक्ति के साथ हमें जो है राय लेनी नहीं चाहिए, उसको व्यक्ति को बाउंड कर देना चाहिए, यानी कि उससे उसके पास जाना ही नहीं चाहिए। ये आपका काउंसलिंग, ये भी एक एडवाइस की टाइप है, बट डन बाय प्रोफेशनल पीपल एंड ऑब्जेक्टिव इन नेचर, इट इज़ इम्पर्सनल। यानी कि जो काउंसिल होती है ये जो है आपकी बच्चों आपकी एक कम्युनिकेशंस की टाइप होती है, लेकिन ये क्या होता है कि पर्सनल प्रोफेशनल लोगों से काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग आपने सुना भी है, वर्ड्स भी आपने देखा है कि काउंसलिंग होती है। आप लोगों की भी काउंसलिंग हुई थी, है ना, आपने जब एडमिशन लिया है, एग्जाम दिया, उसके बाद भी काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग डिफरेंट टाइप की होती है। अब आपकी काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के बाद में आपको कॉलेज मिले, है ना, कहाँ से आपको कॉलेज, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया गया, तो वो काउंसलिंग अलग है। जब किसी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो काउंसलिंग अलग होती है, किसी और प्रोफेशनल किसी चीज़ के लिए जाएंगे तो वो काउंसलिंग अलग होती है। तो हर फील्ड की काउंसलिंग अलग होती है, तो वो प्रोफेशनल, मतलब हमें अगर किसी काउंसलिंग किसी से लेनी है तो हमें जो है किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के पास जाना चाहिए और उसी से काउंसलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल जो है व्यक्ति हमें सही राय दे, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है, उसका वो प्रोफेशन है। अब उसे मालूम है कि अगर मैंने सही राय नहीं दी तो मेरा प्रोफेशन, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी,
तो वो आपको कभी भी गलत राय या गलत आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, आपको सही बताएगा। तो इसीलिए हमें एक प्रोफेशनल व्यक्ति के पास ही जाकर काउंसलिंग मतलब लेनी चाहिए। अच्छा, अब है आपका, अब देखिए तो ये चीज़ें आप समझे बच्चों कि जो मैंने आपको जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। अब आप इनको जितना भी मैंने आपको बताया इनकी स्टडी करिए, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।